आज हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया था, विकासात्मक सिद्धांत का जनक कौन था, कौन कौन से पियाजे ने अपने सिद्धांत में शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अवस्थाएं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास या फिर बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपका प्रश्न बन जाता है कि जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास या फिर संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। आइए जानते हैं कौन कौन सी अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था संवेदी पेशी अवस्था, जिसको हम इंद्रिय जनित या फिर इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम कहें सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। चौथी अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम कहें फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, कितनी अवस्थाएं बताएं? 4। पहली अवस्था कौन सी है? संवेदी पेशी अवस्था। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये चारों अवस्थाएं हैं। यहाँ से ही आपका एक प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्थाएं हैं, कौन सी हैं? आपकी 3 दे रखी होंगी, चौथा ऑप्शन आपका दे रखा होगा उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, अब हम इनका जानते हैं वर्ष, यानी कि इनकी जो अवधि है वो कितने से कितने तक चलती है। यहाँ से भी आपका प्रश्न एक पूछा जाता है। तो जानते हैं पहली संवेदी पेशी अवस्था। तो देखिए, ये जो अवस्था है हमारी वो चलती है जन्म से 2 वर्ष तक। कितने वर्ष तक चलती है? पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरी अवस्था हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये चलती है हमारी 2 से 7 वर्ष। तीसरी अवस्था हमारी चलती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष। और चौथी अवस्था हमारी चलती है 11 से 15 या फिर आगे तक, यानी कि ये किशोरा अवस्था तक चलती है और उसके आगे भी ये चलती रहती है। तो किसी ने इसको 15 तक बता दिया है, किसी ने इसको आगे तक बता दिया है, लेकिन इसकी तुलना जो है वो हमारी एडोलसेंस स्टेज यानी कि किशोरा अवस्था से की जाती है। ठीक है, चलिए आइए हम जानते हैं पहली अवस्था। इसमें बच्चे में कौन कौन सी क्रियाएं या फिर किस प्रकार का ज्ञान दिखाई देता है या फिर वातावरण को बच्चा किस के माध्यम से समझने का प्रयास करता है। पहली अवस्था संवेदी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसी को ही हम दूसरे नाम से जानते हैं इंद्रिय जनित अवस्था। यानी कि यहाँ पर इस अवस्था में बच्चे के जो ज्ञान का संज्ञान का जो माध्यम है वो उसकी क्या है? ज्ञानेंद्रियां हैं। क्या है? उसकी ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसके कारण इसको इंद्रिय जनित अवस्था कहा जाता है। और इंद्रियां हमारी कैसी होती हैं? संवेदी होती हैं, जिसके कारण इसको संवेदी अवस्था भी कह दिया जाता है। ठीक है बच्चे, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो कितनी होती हैं? 5 होती हैं। उन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चा वातावरण को जानने और समझने का क्या करता है? प्रयास करता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट इसका या पहली विशेषता इंद्रिय जनित अवस्था की, बच्चे की जो ज्ञान का माध्यम क्या है? उसकी ज्ञानेंद्रियां हैं। ठीक है, दूसरी विशेषता इसमें देखने को मिलती है वस्तु स्थायित्व, जिसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। यानी कि बच्चा जो है वस्तुओं के संदर्भ में चिंतन करने लगता है जो कि नहीं है। ठीक है, या फिर हम ये समझ सकते हैं कि यदि बच्चे के समक्ष कोई वस्तु लेकर के आते हैं तो बच्चा सोचता है कि ये वस्तु है, उसको यदि हमने गायब कर दिया तो बच्चा ये सोचता है कि उसका वह वस्तु नहीं है। ठीक है, तो वह सोचने लगता है, जिसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस या फिर वस्तु स्थायित्व। ठीक है, अगली विशेषता इसकी है अनुकरण, यानी कि बच्चा दूसरों की कॉपी करने लगता है। तो अनुकरण की एक यहाँ पर विशेषता देखने को मिलती है इस अवस्था में।
प्रत्यक्षीकरण यानी कि बच्चा जैसा देखता है वैसा ही करने का प्रयास करता है। इस अवस्था को जो उप अवस्थाएं हैं या इसके जो उपभाग हैं वे हैं 6। ठीक है, ये काफ़ी बड़े हैं, इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न ये बन जाता है कि वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में बच्चे में देखने को मिलता है, किस अवस्था में देखने को मिलता है। 4 ऑप्शन आपके दिए होंगे, तो किस अवस्था में देखने को मिलता है, संवेदी पेशी अवस्था में देखने को मिलता है। अनुकरण की क्रिया किस अवस्था में देखने को मिलती है, संवेदी पेशी अवस्था में देखने को मिलती है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे की ज्ञान का आधार उसकी क्या होती है, ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इस अवस्था को जीन पियाजे ने कितने उपभागों में बांटा है, 6 उपभागों में बांटा है। ठीक है, दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो चलती है हमारी 2 से 7 वर्ष तक। इसको 2 भागों में बांटा है, एक है प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था और दूसरी है अंतर्दर्शी अवस्था। प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था जब ये 2 से 7 है तो इसको हम हाफ हाफ कर देंगे, तो पहली कितने हो जाएगी 2 से 4 और दूसरी हमारी हो जाएगी 4 से 7 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को जीन पियाजे ने कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा। कौन कौन सी, प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था, दूसरी अंतर्दर्शी अवस्था। ठीक है, अब प्राक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। पहला पॉइंट जीववाद, एनिमिज्म जिसको हम कहें। जीववाद यानी कि बच्चा क्या करता है, प्रत्येक निर्जीव वस्तु को सजीव समझ लेता है। ठीक है, जीववाद का मतलब है कि प्रत्येक निर्जीव वस्तु को बच्चा कैसा समझ लेता है, सजीव समझ लेता है। जैसे कि बच्चे के पास हम खिलौना लेकर के टॉयज देते हैं बच्चे को, तो उसको क्या करने लगता है, खुद जैसे खाता है या पीता है वैसे ही उसको भी पिलाने लगता है। वह सोचता है कि वो मेरे जैसा ही है। ठीक है, तो जीववाद यानी कि बच्चा निर्जीव को सजीव समझने लगता है। अगला पॉइंट इसी का ही, आत्म केंद्रता, ईगोसेंट्रिज्म जिसको कहते हैं पियाजे, यानी कि बच्चे के जो विचार है वो कैसे हैं, आत्म केंद्रिता में मतलब स्वयं पर ही केंद्रित हैं। यानी कि बच्चे के जो विचार हैं वो उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। वो ये सोचता है कि जो मेरे विचार हैं वही सही हैं और उसके विचार ही चारों तरफ क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जिसको कहा जाता है आत्म केंद्रित, ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है, अगला पॉइंट प्रतीकात्मक खेल, बच्चा खेलने लगता है, चित्र खींचना प्रारंभ कर देता है। हाँ, एक यहाँ पर ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, भाषा का प्रयोग, बच्चा यहाँ पर भाषा का प्रयोग प्रारंभ कर देता है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, विचारों की अपरिवर्तनशीलता, रिवर्सिबिलिटी जिसको हम कहें। देखिए, तो यहाँ पर बच्चा क्या करता है, उसको यदि हम 2 बॉल दें, ठीक है, कितनी बॉल दी हमने उसको, 2 मिट्टी की बॉल दी बराबर। अब मिट्टी की बॉल है, गीली मिट्टी की बॉल उसको हम बना करके दे रहे हैं, फिर हम आटे की बॉल उसको 2 दे रहे हैं और दोनों का बॉल का साइज कैसा है, सेम है, गोल है। हमने क्या किया, एक जो मिट्टी की बॉल थी उसको हमने हाथों से ऐसा करके क्या कर दिया, लंबा कर दिया। अब बच्चे से यदि पूछा जाए कि क्या ये बॉल फिर से ऐसी हो सकती है, तो बच्चा इसका उत्तर देने में क्या है, असमर्थ है। ठीक है, यानी कि उसके जो विचार हैं वह पीछे जा कर के और सोचकर समझकर उत्तर अभी नहीं दे सकता है, जिसको कहा जाता है विचारों की अपरिवर्तनशीलता, जिसको कहा जाता है इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, दूसरा एक और यहाँ पर विशेषता देखने को मिलती है, संरक्षण का अभाव, लैक ऑफ कंजर्वेशन जिसको हम कहें, संरक्षण का अभाव। यानी कि बच्चे को संरक्षण का मतलब ये होता है कि बच्चा 2 वस्तुओं में उनकी मात्रा, उनका आयतन, उनका भार आदि के आधार पर अंतर करने में असमर्थ होता है। जैसे बच्चे को 2 बीकर में पानी दिया जाए, ठीक है, एक बीकर है चौड़ा और एक बीकर है लंबा, दोनों बीकर में पानी की मात्रा हमने रखी है बराबर। अब बच्चे से कहा जाता है कि किस बीकर में पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो बच्चा क्या कहेगा कि इस बीकर में पानी की मात्रा ज़्यादा है, जबकि बीकर में जो पानी की हमने मात्रा रखी थी वो कैसी थी, बराबर थी, बस अंतर किसका था, ये चौड़ा बीकर था और ये लंबा बीकर था। तो इसका मतलब ये है कि बच्चा वस्तु की उसके
आकार, घनत्व, मात्रा आदि के आधार पर वह दो वस्तुओं में भी अंतर करने में क्या है, असमर्थ है, जिसको कहा जाता है लैक ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि संरक्षण का अभाव। ठीक है। तीसरी विशेषता, मूर्त संक्रियात्मक विशेषता। मूर्त यानी कि यहाँ पर बच्चा देखिए चिंतन करने लगता है, चिंतन यहाँ पर भी हो गया था लेकिन वह सिर्फ उसी पर ही केंद्रित था, लेकिन यहाँ पर बच्चा तार्किक रूप से चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। और जो चिंतन तार्किक रूप से जो उसका चिंतन होता है वो कैसी वस्तुओं के संदर्भ में होता है, मूर्त, यानी कि जो दिखाई दे रही है। ठीक है, यानी कि जो हमें बच्चे को दिखाई दे रही है उसके संदर्भ में बच्चा क्या करने लगता है, चिंतन करने लगता है। साथ ही इसमें और विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पर दूसरी अवस्था में संरक्षण का अभाव देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पर संरक्षण बच्चे में देखने को मिलता है। यहाँ पर बच्चे में कंजर्वेशन का गुण, संरक्षण का गुण देखने को मिलता है। ठीक है। अब बच्चे को 2 बीकर में पानी दिया जाता है तो बच्चा उनकी वस्तुओं की मात्रा, आयतन आदि के आधार पर अंतर करने में सक्षम हो जाता है। ठीक है। अगला अंकीकरण, बच्चा गणित संबंधित क्रियाएं करने लगता है। पंक्तिबद्धता, वस्तुएं छोटी बड़ी मिलाकर के वस्तुएं दी जाती हैं और उनसे कहा जाता है कि आप इनको जो है वो छोटे से बड़े क्रम में लगाइए, तो बच्चा क्या करता है, लाइन वाइज उसको करार कर देता है। वर्गीकरण, बच्चा विभिन्न वस्तुओं में से यदि उसको छांटने के लिए कहा जाता है तो वह वर्गीकरण करना सीख जाता है। संबंध, यदि बच्चे को वस्तु से नाम लिख करके दे दिए, चित्र से उसका मिलान करने के लिए कहा जाता है, या फिर बहुत सारी वस्तुएं दे दी जाती हैं और कहा जाता है कि उनसे उनका संबंध स्थापित करिए, तो बच्चा वह करने लगता है। ठीक है। अगला पॉइंट, पलटावी गुण, जैसा कि यहाँ पर हमने बताया था अपरिवर्तन, विचारों में अपरिवर्तनशीलता यानी कि इरिवर्सिबिलिटी का गुण पाया जाता था, लेकिन यहाँ पर बच्चों में रिवर्सिबिलिटी पाई जाती है, यानी कि पलटावी गुण पाया जाता है। अब यदि बच्चे को 2 बॉल दी जाती हैं, 2 बॉल गोल बना करके हमने मिट्टी की गीली मिट्टी की 2 बॉल दी बच्चे को गोल, और एक बॉल को हमने ऐसे करके हाथ से लंबा कर दिया। अब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या बॉल ये फिर से वैसी हो सकती है, तो बच्चा आंसर देता है यस, ये बॉल फिर से वैसी हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चा जो पूर्व में क्रिया की थी या जैसी स्थिति थी वहां जाकर के उसको सोच करके आंसर देने में सक्षम हो गया है। ठीक है। लेकिन दूसरी अवस्था में 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चे में ये गुण नहीं था, लेकिन 7 से 11 यानी कि मूल संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में ये गुण विकसित हो गया। ठीक है। अगला चौथी अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जो कि संज्ञानात्मक विकास के सर्वोच्च अवस्था है या सर्वोच्च स्तर है इसका, संज्ञानात्मक विकास का या फिर बौद्धिक विकास का। ये भी यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा ला जाता है कि संज्ञानात्मक विकास की सर्वोच्च अवस्था कौन सी है, उच्चतम अवस्था कौन सी है, तो कौन सी है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर बच्चे में जो चिंतन विकसित होता है वो अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विकसित हो जाता है। अमूर्त यानी कि जो सूक्ष्म है या फिर जो नहीं दिखाई दे रही है, अदृश्य है, उनके बारे में बच्चा क्या करने लगता है, सोचना प्रारंभ कर देता है। अगली विशेषता इसकी समस्या समाधान, बच्चा क्या करता है, अपनी समस्या का स्वयं समाधान करने लगता है या करना सीख जाता है। बच्चे के जो विचार थे, अभी तक बच्चे के जो विचार थे वो क्रमबद्ध नहीं थे, लेकिन इस अवस्था में आकर के बच्चे के जो विचार हैं वो कैसे हो जाते हैं, क्रमबद्ध हो जाते हैं। ठीक है। तो ये 4 अवस्थाएं थी बौद्धिक विकास की या फिर संज्ञानात्मक विकास की। आपने देखा कि जब पहली अवस्था यानी कि जन्म से 2 वर्ष बच्चा किस तरह से चीज़ों को समझता है, फिर उसके बाद किस तरह से चीज़ों को समझता है और उसमें कौन कौन से गुण विकसित होते हैं, यहाँ पर आकर के बच्चे में कौन कौन से गुण विकसित होते हैं, और जब यहाँ इस स्टेज पर आता है तो बच्चे में कौन कौन से गुण विकसित होते हैं। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनसे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे संरक्षण, अंकीकरण, पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस अवस्था की विशेषताएं हैं, किसके अंतर्गत आती हैं। तो आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो इसमें किसके अंतर्गत आती हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। इस प्रकार से जीन पियाजे ने इन 4 अवस्थाओं में बौद्धिक विकास का क्रमबद्ध ढंग से वर्णन किया और पूरा अपना सिद्धांत दिया। ठीक है। ये अवस्थाएं आज हमारी कंप्लीट हुई हैं।
बाकी जो इसमें थोड़ा बहुत इसका जो शैक्षिक निहितार्थ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो भी इसमें से आपको जानकारी और चाहिए होगी तो हमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।